हेलो गाइस, वेलकम टू लिटरेरी ब्लॉसम। और आज हम थॉमस ग्रे की बहुत फेमस पोएम एलिजी रिटर्न इन अ कंट्री चर्चयार्ड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम थॉमस ग्रे के बारे में जान लेते हैं। सो थॉमस ग्रे वॉज बॉर्न इन इंग्लैंड लंदन इन 1716 और उनकी डेथ हुई थी 30 जुलाई 1771 कैम्ब्रिज इंग्लैंड में। एंड ही वेंट टू एटॉन कॉलेज एंड आफ्टर दैट ही वेंट टू कैम्ब्रिज फॉर हिज हायर स्टडीज़। उनके कुछ नोटेबल वर्क्स हैं एलिजी रिटर्न इन अ कंट्री चर्च यार्ड, ऑड ऑन द डिस्टेंस प्रॉस्पेक्ट ऑफ एटॉन कॉलेज, द बार्ड, द प्रोग्रेस ऑफ पोएसी। इसके अलावा आप किसी भी टॉपिक पे अगर और वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें इनमें से कोई भी पोएम के बारे में, एंड आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। नेक्स्ट, ही वॉज अ वेरी डोमिनेंट पोइटिक फिगर ऑफ हिज टाइम। मतलब कि रोमांटिक मूवमेंट के टाइम पे इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा था जिसके बारे में ये जाने जाते थे। एंड ऑब्वियसली ही वेंट टू कैम्ब्रिज, ही हैड सम लिटरेरी इन्फ्लुएंस ऑन हिम। एंड वो रोमांटिक मूवमेंट जो थी उस टाइम पे इट वाज सो पर्टिकुलर कि हर राइटर के वर्क में वही दिख रही है। मतलब कोई उनको क्रिटिसाइज़ करने वाला भी नहीं है, बिकॉज इवन एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ गोइंग थ्रू दोज इमोशंस, बिकॉज वो लोग लिख ही ह्यूमन लाइफ के बारे में रहे हैं, बेसिक ह्यूमन लाइफ के बारे में। ठीक है, वो पोएट, वो टेक्निकलिटी, वो पोएट का पॉइंट ऑफ व्यू उस टाइम पे कुछ वर्क नहीं कर रहा था। सिंपल रस्टिक ह्यूमन लाइफ के बारे में लिख रहे हैं, स्पिरिचुअलिज्म के बारे में लिख रहे हैं। ठीक है, सो बेसिकली ही वॉज दैट काइंड ऑफ राइटर। सो इनकी एलिजी रिटर्न इन अ कंट्री चर्चयार्ड में भी हम ये कुछ एस्पेक्ट्स देख पाएंगे रोमांटिक मूवमेंट के। So let's talk about the poem. So the poem is set in a churchyard. So उसमें एक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है जहाँ पे बहुत सारे एल्म ट्रीज़ हैं और चर्चयार्ड के पीछे एक ग्रेवयार्ड बना हुआ है एल्म ट्रीज़ के बीच में। एंड वहाँ पे जो है हमारी पोएम का स्पीकर खड़ा हुआ है, ऑब्ज़र्व कर रहा है। डॉन का टाइम है, मतलब सूरज ढलने वाला है, चर्च की बेल बज रही है और बाकी सारे जो फार्मर्स वगैरह हैं काम करके घर जा रहे हैं वापस। तो ये एक सेटिंग क्रिएट करी गई है। ये पहले के 4 स्टैंजाज में ऐसा कुछ डिस्क्राइब करा हुआ है। ठीक है, एंड द स्पीकर इज स्टैंडिंग देयर ऑब्जर्विंग एवरीथिंग जस्ट क्वाइटली। एंड जो फार्मर्स है वो घर जा रहे हैं, इवन द एनिमल हर्डर्स आर गोइंग बैक विद देयर शीप्स एंड ऑल। सो ऐसी सेटिंग है और डस्क का टाइम हो गया है और वो बेल जो है वो डिनोट कर रही है कि अब दिन ढल रहा है, मतलब ढल रहा है, अब अंधेरा होने वाला है। सो सब अपने अपने घर जाएं। ठीक है, सो जैसा कि मैंने आपको बताया, कर्फ्यू टोल्स सिग्नलिंग द एंड ऑफ द डे। फिर उसके बाद जो है इसमें एक डार्कनेस बोला है कि डार्कनेस अप्रोच करिए, मतलब कि शाम होने वाली है। सो द डार्कनेस इज़ अप्रोचिंग एंड एक इमेज, एक सेंस ऑफ ट्रैंक्विलिटी और पीस की इमेज क्रिएट हो रही है। मतलब पीस है, उसके साथ एक ट्रैंक्विल वो है, मतलब कि एकदम अलग दुनिया से सब चीज़ अलग हो चुकी है। वो स्पीकर देख रहा है सब कुछ एंड एवरीथिंग इज़ डिफरेंट इन अ मोमेंट, इन सेकेंड्स ऑफ टाइम। उसके बाद जो है वो मतलब हिंट दे रहे हैं कि जो मोर्टैलिटी है वो भी इसी तरीके से पीसफुल और ट्रैंक्विल तरीके से एंड हो जाती है, मतलब जैसे दिन एंड हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही हर एक ह्यूमन की लाइफ का एंड ऑफ द डे पर्पस यही है, डेथ। एंड है एक ह्यूमन लाइफ का, दैट इज़ डेथ। ठीक है, चाहे कोई कितना भी रिच है, चाहे कोई कितना भी पुअर है, एंड ऑफ द डे एवरीवन डाइज। ठीक है, कोई कुछ इस लाइफ से लेके अपने साथ नहीं जाता, एवरीथिंग इज़ लेफ्ट बिहाइंड। ठीक है, इसमें वो बता रहे हैं कि हो सकता है कि पूरी दुनिया आपको भूल जाए। ठीक है, सब कोई भूल सकता है, आपके रिश्तेदार भूल सकते हैं। ठीक है, बट आपकी जो क्लोज़ फैमिली है, आपकी वाइफ, चिल्ड्रन, वो आपको याद रखेंगे और आप हमेशा जो है अलाइव रहेंगे। किस फॉर्म में? उनकी मेमोरी की फॉर्म में। वो ये एक इमेज क्रिएट करना चाह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ही इज़ टॉकिंग अबाउट द लाइव्स ऑफ अननोन। दैट इज़ द फर्स्ट थीम, लाइव्स ऑफ अननोन। मतलब कि ही इज स्टैंडिंग देयर इन द ग्रेवयार्ड एंड द ग्रेवयार्ड इज़ फुल ऑफ द एंसेस्टर्स ऑफ द विलेजेस। जिस विलेज में वो ग्रेवयार्ड है उनके एंसेस्टर्स के ग्रेव्स हैं वहाँ पे।
एंड ही इज़ थिंकिंग अबाउट कि यहाँ पे जितने भी लोग के ग्रेव्स हैं, जो भी मरे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है, जो डीप ज़मीन में गड़े हुए हैं, उनकी भी तो कुछ लाइफ रही होगी, ठीक है, बट कोई जानता ही नहीं है उन्हें, क्योंकि वो उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाए, उतने फेमस नहीं हो पाए, ठीक है। मे बी हो सकता है कि कोई ग्रेट सोल, मतलब कोई ग्रेट पर्सन उस टाइम पे हो जो कि मिल्टन जैसा हो, ठीक है, बट मिल्टन जितना फेमस ना हो पाया, उतना टैलेंटेड हो, बट उसको अपने आप को शो करने का, आगे ले जाने का मौका ही ना मिल पाया हो, तो वो इस तरीके की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो लाइव्स ऑफ अननोन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। पोएम रिफ्लेक्ट्स ऑन द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल बरीड इन द चर्च यार्ड. ग्रे सजेस्ट दैट देयर टैलेंट्स एंड एस्पिरेशन मे हैव गॉन अननोटिस, ठीक है। उन्होंने बोला कि उनके जो टैलेंट्स हैं वो अननोटिस गए हैं, क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली आगे बढ़ने की, ठीक है। सो वो ये बात कर रहे हैं, अगर उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती वो आगे बढ़ते, और हो सकता है कि वो इतने फेमस होते कि लोग जानते कि ओके दैट पर्सन इज़ बरीड देयर, ही वॉज वेरी फेमस, ठीक है, सब उनको प्यार देते. Then he ponders the potential of greatness that lies hidden beneath the humble headstones, ठीक है। मतलब वो पोटेंशियल की बात कर रहे हैं उनके, कि बहुत पोटेंशियल होगा उन लोगों में, बट उनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई होगी. फिर उसके बाद मोमेंटो मोरी की बात हो रही है यहाँ पर. दैट इज़ एन टर्म यूज फॉर मोर्टैलिटी, ओन मोर्टैलिटी, ठीक है। ये लैटिन फ्रेज है, ठीक है. इसका मतलब है कि रिमेंबर यू मस्ट डाई, ठीक है. ये यहाँ पर इम्प्लाई करा है, ये पोएम का मेन थीम ही यही है, मोमेंटो मोरी, ठीक है. उन्होंने बोला है कि इंसान का जो अल्टीमेट गोल है लाइफ का, दैट इज़ टू डाई. मतलब वो इमॉर्टल किसी भी केस में नहीं हो सकता. मतलब अगर वो इमॉर्टैलिटी के बारे में सोच भी रहा है, दैट इज़ इम्पॉसिबल फिज़िकली. मतलब आप मेमोरीज के थ्रू इमॉर्टल हो सकते हो, बट फिज़िकली यू कैन नॉट बी इमॉर्टल. सो यहाँ पे इस फैक्ट की बात हो रही है, ठीक है. और वो इम्पर्मानेंस ऑफ लाइफ के बारे में बात करें कि लाइफ कितनी इम्पर्मानेंट है, ठीक है. और जो डेथ है वो इतनी पावरफुल है कि वो लाइफ को ओवरकम कर जाती है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम. वो इस चीज़ के बारे में बात करें. देन द पावर ऑफ मेमोरी के बारे में बात हुई है यहाँ पर. सो द पोएम फाइंड्स द सोलेस इन द पावर ऑफ मेमोरी, जो कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि हो सकता है कि सारे विलेजर्स उन विलेज एंसेस्टर्स के बारे में भूल गए हो, बट उनकी फैमिली, उनकी लव्ड वंस जो हैं, लाइक उनके वाइफ, चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन, उनकी मेमोरी में वो हमेशा रहेंगे, ठीक है. द स्पीकर सजेस्ट दैट इवन अ सिंपल हेडस्टोन कैन कीप अ पर्सन मेमोरी अलाइव. मतलब कि जो सिंपल हेडस्टोन है उसकी बात करें, मतलब हेडस्टोन को देख के भी हमें पता चलेगा ना कि मतलब कौन है, मतलब हम उसकी स्टोरी जानने की हो सकता है कोशिश करें, तो वो हेडस्टोन देख के भी उसकी मेमोरी किसी ना किसी तरीके से एक किसी इंसान के ब्रेन में इम्प्रिंट होती है. एंड इवन जो विज़िट करते हैं ग्रेव्स को, जो लोग विज़िट करते हैं, फैमिली, फ्रेंड्स, ग्रैंड चिल्ड्रंस, ठीक है, उनके दिमाग में भी उस हेडस्टोन से एक मेमोरी आती होगी, हेडस्टोन देखते होंगे, फ्लैशबैक्स आते होंगे. तो वो सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने डिस्कस करा है. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम. जो स्ट्रक्चर है पोएम का वो हम यहाँ पे देख सकते हैं. पहले मैंने ये पोएम की एक इमेज डाली है, अगर हम पोएम पे ध्यान दें थोड़ा सा. सो मैं आपको कुछ लाइन पढ़ के बताती हूँ. द कर्फ्यू टॉल्स द नेल ऑफ द पार्टिंग डे, द लोइंग हर्ड विंड स्लोली ओवर द ली, द प्लोमैन होमवर्ड्स प्लॉड हिज वेरी वे एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस टू मी. तो यहाँ पे आपको राइमिंग स्कीम दिखाई दे रही होगी. सो द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम, so the rhyming scheme of the poem is A B and it is written in heroic quatrains and the meter is iambic pentameter. So that's all for today. Hopefully आप लोगों को समझ आया हो आज की पोएम के बारे में. ये जो 3 मैंने आपको इसके बारे में बताई हैं चीज़ें,